अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रबशा कंवल। सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी सोच के साथ, अच्छी बात के साथ और अच्छी ज़िंदगी को अपनी संवारने के लिए, ताकि हमारा जो पूरी ज़िंदगी है और जो पूरा दिन है वो अच्छा गुजरे, खुशगवार गुजरे। तो अक्ल और समझ से काम लेने के लिए बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर इंसान कोई भी काम का आगाज़ सोच समझ कर करे और उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हुए करे तो उस काम के नताइज जो है वो अच्छे हासिल होने की उम्मीद होती है। और मैक्सिमम यही होता है कि अगर आप सोच समझ के और किसी भी प्लान के साथ काम का आगाज़ करेंगे तो आपको उसके मस्बत नताइज मिलेंगे। लेकिन अगर आप यही काम, कोई भी काम हो आपकी ज़िंदगी में, बगैर प्लान के करेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपने अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे नज़र नहीं डाली, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से उस पर नहीं सोचा, तो आप उसमें कामयाब नहीं होंगे या आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कोई भी काम करें, एक तो अक्ल, समझ और शऊर के साथ कीजिए, प्रॉपर प्लान के साथ उसका आगाज़ कीजिए। और फिर दूसरी बात यह कि उसमें फिर लापरवाही नहीं बरतिए, वक्त ज़ाया ना कीजिए। और जो लोग वक्त ज़ाया करते हैं, लापरवाही करते हैं, उन्हें फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर बेहतर यही है कि किसी भी काम करने के लिए आप प्लान करें और फिर जितना भी आपका तजुर्बा है उसको एग्जीक्यूट करते हुए उस पर रोशनी डालिए। सोचिए कि अगर मैं एक कदम उठाता हूं तो मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी या नाकामी मिलेगी। अपनी कैपेसिटी और अपनी एबिलिटीज़ का जायज़ा लीजिए। उसके बाद किसी भी काम को आगाज़ करने का सोचिए और उस पर फिर अगर आप किसी भी काम को शुरू कर दें तो अपनी फुल एफर्ट दीजिए ताकि वो आप उसमें कामयाबी मिले आपको और आप उसमें सुरखरू हों। तो इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं। तो जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनमें हमें सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नकीब खालिद साहब, जो कि फाउंडर हैं बायोडाटा रिसर्च सेंटर के। वेलकम टू द शो डॉक्टर नकीब। उसके साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर जावेद हयात खान साहब भी मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और PKLI मेंबर भी हैं। उसके साथ साथ मुझे मारूफ जो पर्सनैलिटी हैं, शायर हैं, वसी शाह साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर नकीब साहब, ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान भर में, जो केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और जैसे कि हुकूमतें भी कह रही हैं कि इस वक्त हालात संगीन हैं, आगे आने वाले जो दिन है वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको क्या लग रहा है, हालात क्रूशल हैं या काबू में हैं? हाँ, मैं पहले तो ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है, क्योंकि किसी भी चीज़ का मुकाबला नॉलेज से आजकल होता है, ना कि आपकी फ़िज़िकल पावर से। आपके हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि जिस तरह के हमारे पास जो कॉन्फ्रंट हम कर रहे हैं जिन चीज़ों को, तो नॉलेज ज़रूरी है। और इस तरह के मॉर्निंग शोज़ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एड्रेस करते हैं आम पब्लिक को। और जब, जैसे मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में कहा कि जब तक हम आम पब्लिक को साइंटिफिक बुनियादों पे उनको रुशनास नहीं कराएंगे तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे आप एक आम पब्लिक को टेररिज्म के ख़िलाफ़ तैयार करते हैं, तो हमें पब्लिक को कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ तैयार करना है नॉलेज दे के, ताकि हर आदमी बग़ैर किसी एक्सटर्नल इनपुट के अपने आप को तैयार कर सके। तीसरी चीज़ ये है कि नंबर जो है एक्सपेक्टेड है राइज़ करना। देखिए, पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्कों से फ़र्क नहीं है। आपने अमेरिका, इटली, स्पेन, यूरोप में देख लिया, चाइना में किस तरह हम एक टाइम बम पे बैठे हैं। ये खुशकिस्मती होगी हमारी कि ये टाइम बम फटे ना, जैसा कि शुरू के फिगर से लग रहा है। लेकिन उसकी वजह से हमें किसी इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए कि हम बच जाएंगे। हमें तैयारी उस चीज़ की करनी है जो वर्स सिनेरियो है। ये अल्लाह की रहमत होगी कि हम उसमें उतना हमें ना डैमेज हो। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। आप ये देखिए, एक चीज़ मैं लोगों को बताऊंगा कि वायरस कहीं घरों में उगेगी नहीं। इट हैज़ टू बी कैरिड टू यू और यू हैव टू गो एंड गेट इट। इसके अलावा कोई नहीं। इसके अलावा घरों में आप सुकून से, आराम से रहें। मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के तरीक़े बताऊंगा जिससे कि आप आम आदमी अपने आप को महफूज रख के नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस जा सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमारा इकानमी का पहिया चले, हमारी फैक्ट्रियां दोबारा खुलें, जिसके बगैर हम जैसे मुल्कों का सर्वाइवल नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हर आदमी को ये जो कोरोना वायरस का 8-9 हज़ार का टेस्ट जो है मुफ्त हो जाएगा। हमारी मुमलिकत, हमारे मुल्क के पास ये वसाइल नहीं हैं। तो खुदारा लोगों की एक्सपेक्टेशन ये ना बढ़ाइए। मीडिया पे ये नहीं रेस होनी चाहिए कि अब इतने टेस्ट हो गए, इतने हो गए, क्योंकि ये टेस्ट पैसों से होते हैं और ये किटें बाहर से आती हैं।
इसके अलावा अगर आप बुनियादी एहतियाती तदाबीर कर लें तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट की नौबत नहीं पहुंचेगी। आप ये देख लीजिए कि जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू वायरस है, वो हमारे पास 3 दहाइयों से है, आज तक उसका कामयाब वैक्सीन नहीं निकला। बहुत कम चीज़ें जिनकी वैक्सीन इतनी मौसर है, जैसे स्मॉल पॉक्स थी या पोलियो है, जिससे हमने इरेडिकेशन कर ली। गुमान ये है कि इन्फ्लुएंजा वायरस या जिस तरह कोविड वायरस है, हमें कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो वैक्सीन जो है वो इतनी असर अंदेज होगी कि पूरे सब लोगों को हर्ड इम्यूनिटी दे सके। तो हमें वर्स्ट के लिए तैयार करना है, और उसमें वाहिद तरीका है कि आप आम पब्लिक को इस तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए नॉलेज दे कि आपने अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे तब्दील करना है। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आप सड़क पे चलने के कवायद हैं, अगर आप अपनी लेन में रहेंगे तो आपको कुछ गुमान यह है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऑपोजिट साइड पे ड्राइव करने लगे तो आपको फ़ौरन एक्सीडेंट से आप कन्फ्रंट करेंगे। इसलिए मैं आपको फिर ये मैसेज दूंगा कि लोगों को मैसेज ये जाना चाहिए कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, इससे मोहलिक बीमारियों का इंसान ने मुकाबला किया है, सिर्फ होशमंदी की ज़रूरत है, ना कि इमोशनलिज्म। इसमें मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें कि जैसे वॉक थ्रू गेट्स आ गए हैं, जो कि जिसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं है क्लिनिकली, और हम उस पर पैसे ज़ाया कर रहे हैं, अपनी सड़कें साफ करके, अपने ऊपर स्प्रे करके, इनसे कुछ नहीं होने लगा। द वायरस रिजाइड्स इन योर माउथ एंड नोज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम अगर कपड़ों के ऊपर एक मिस्ट इस लेवल की डाल देंगे जो कि वायरस को कुछ नहीं कहेगी, तो हम फॉल्स एक इम्प्रेशन में चले जाते हैं कि हम बच गए हैं, हालांकि वायरस उसी तरह है और हम जाके दूसरों को लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बुनियादी चीज़ ये है कि हम अपनी ये जो मॉर्निंग शोज़ की डिस्कशंस हैं उनको नॉन टेक्निकल रखें, उनको सिंपल अल्फाज में बयान करें, ताकि आम आदमी की पहुंच में वो नॉलेज हो, ना कि वो हमसे इम्प्रेस हो जाए कि जी इनको बहुत अच्छी टर्म्स आती है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश होगी और पैनल से कि हम इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को क्लियर नहीं है और लोग अभी भी उन्हें फॉलो नहीं कर रहे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वसी शाह साहब, ये जो बात अभी डॉक्टर साहब भी कर रहे थे और अभी हम सूरत हाल जिस तरह से देख रहे हैं, हमारे मुल्क में चूँकि इतने वसाइल नहीं हैं, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी है, तो आप क्या समझते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड में हमने देखा कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और जो तमाम तरीन प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करवा के कुछ हद तक कामों को खोल दिया गया है ताकि लोग अपने कामों पे वापस आ सकें, तो क्या हम भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए जी सकते हैं, रह सकते हैं इस वायरस के साथ, और जो लोग काम करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, उनके लिए कुछ इक़दाम करें? की जो आदतें हैं वो सदियों में, दहाइयों में डेवलप हुआ करती हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि आपने इस कौम को तालीम नहीं दी, आपने इस कौम को तहजीब नहीं सिखाई, आपने इल्म जो है उस तरीके से मुसावियाना तकसीम नहीं किया, और एक ख़ास मयारी इल्म जो है वो लोगों तक पहुँचाया ही नहीं है। अब आप चाहें कि वो कतार बनाएं, अब आप चाहें कि वो जो बहुत ही महज़्ज़ब तालीम याफ्ता समझदार लोग हैं उस तरह से बिहेव करें, तो अब ये मुमकिन नहीं है। अब तो जो फसल, जो कुछ आपने बोया है 70 सालों में, उसके काटने का वक्त है। बात यह है कि आप इस नुकसान को कितना कम कर सकते हैं, इस वक्त सिर्फ ये चीज़ जो हो सकती है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी जो डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी उम्दा गुफ्तगू की इन्होंने एक बात इन्होंने भी इस्तेमाल की कि टेररिज्म के खिलाफ जिस तरीके से हमने जिहाद किया, जिस तरीके से हम एक पूरी कौम जो थी वो एक पेज पर आई। सबसे दुख की बात यह है कि जो हमारे पीएम है, जो हमारी हुकूमत है, वो कंसेंसस जो है वो डेवलप करने में बुरी तरीके से नाकाम रही है। आप ये देखिए कि मैं समझता हूँ कि अगर हम तमाम मसालिक जो उलमाए कराम हैं, अगर उन तक उनको बुलाया जाता, उनकी खिदमत में ये सारे मसाइल जो हैं ये रखे जाते, और उसके बाद अपने अपने जो मसालिक के उलमा हैं उनकी मस्जिदों से और फिर मस्जिदों के जरिए आम आदमी तक पैसे जो है वो पहुँचता, तो मेरे ख्याल में ये जो आप लॉकडाउन की सूरत में जो लोगों को झमकटा देके बस
लालू खेत में लियाकताबाद खेती करते हैं। जब आप लियाकताबाद जो कराची के वस्त में वाक़या है, जो निस्बतन एक तालीम याफ्ता शहर तस्वुर होता है, अगर वहाँ पर लोग जो है वो मस्जिद के मामलात को समझने को तैयार नहीं है कि मस्जिद में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपका पैगाम जो है वो पहुंचा नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर आज गवर्नमेंट जो है अगर चाहती है कि नुकसान कम से कम हो, लाशें कम से कम उठाई जाए, तो आज भी जितने मसालिक के उलमा हैं उनको बुलाएं, उनके साथ बैठें और जो पैगाम इस्लाम का, दीन का, पैगंबर का, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हिकमत का पैगाम जो उन तक नहीं पहुंचा है, उसी पैगाम की बुनियाद पर, जिस पैगाम को लेकर वो ये समझते हैं कि मस्जिद में जाना चाहिए, उसी हस्ती की अहादीस से आपको ये बताना होगा कि मोमिन की जान जो है या इंसान की जान जो है उसकी हुर्मत क्या है। उसकी हुर्मत जो है वो काबे से भी बढ़कर है। तो ये जब तक आप लोगों को कन्वे नहीं करेंगे प्यार से, उनके मजहबी जज्बात का मजाक उड़ाने के बजाय उनको कन्वे किया जाए कि हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इस मामले में इरशादात हैं, क्या फरमूदात हैं, क्या रहनुमाई उन्होंने फराहम की है, मगर एक भी काबिज जो है वो हमने नहीं देखी। हुकूमत ने, सरकार वक्त ने, हमारे उलमाए कराम से सिलसिले में बात की। मैं सिर्फ एक शोबे की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से फिर दीगर मामलात पर भी करना होगा, लेकिन अगर सिर्फ ये भी कर दिया है 40-50% हद तक जो है लोगों को समझाया जा सकता है मस्जिद के जरिए, मेंबर के जरिए, मेहराब के जरिए। बिल्कुल, लेकिन अभी भी लोगों को ना समझ नहीं आ रही। वैसे शाह साहब, मसला तो यही है कि हमारी आवाम भी समझ नहीं पा रही है। सो डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, एक तो लोगों को किस तरह समझाएं, और फिर दूसरी बात ये कि जो अभी वैक्सीन का जिक्र हुआ, मैं चाहूँगी कि आप भी उस पर कमेंट करें कि हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से ये अभी जो अपडेट्स आ रही हैं, जिसमें हमने यूके की तरफ से देखा कि दावा किया गया कि वैक्सीन तैयार कर ली गई है, सितंबर तक अवेलेबल हो सकती है। अभी चाइना में, वुहान में भी उस पर कहा गया कि क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। तो अगर तो वैक्सीन तैयार कर ली गई हैं तो कब तक उसको टाइम लगेगा कि वो जो है मार्केट में अवेलेबल होंगी, और फिर तब तक आपने क्या करना है जब तक वैक्सीन नहीं आए? जी, मैं आपके पहले सवाल की तरफ आता हूँ, जो कि जिस तरह डॉक्टर नकीब खालिद साहब ने कहा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें इससे बचना है। तो इलाज तो बात की बात डॉक्टर वसी शाह साहब ने भी फरमाया कि अब हम क्या देख रहे हैं, अभी लाहौर में ये देख रहे हैं कि पार्शियल लॉकडाउन के बावजूद आपको सैकड़ों लोग जो हैं वो सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। वहाँ उसी तरह हजूम नज़र आ रहा है जैसे पहले कभी होता था। अभी तक लोगों में इतनी अवेयरनेस कैंपेन के बावजूद, मीडिया पे हर तरह से कैंपेन की जा रही है, लोगों को इसकी सेवेरिटी का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी भी इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इससे इलाज तो बात की बात है, इससे बचना ज़्यादा आसान है और बड़े आराम से हम चंद चीज़ों पे अमल करके इससे बच सकते हैं, जो डॉक्टर नकीब साहब जिस तरफ इशारा भी किया है। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, वैक्सीन कोई भी किसी चीज़ का भी वैक्सीन, उसका जो एवरेज पीरियड होता है 1 साल से 1.5 साल का अरसा होता है। तो हमें उस पर ज़्यादा क्या कहने उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए कि ये जब तक ये वबा ख़त्म हो जाए कोई वैक्सीन इन मास स्केल वो अवेलेबल होगा। इस वक्त जो एक ही इलाज है वो है इसकी प्रिवेंशन, इसको रोकना। उसके अलावा इसका कोई इलाज इस वक्त मौजूद नहीं है। एक और बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर ने उनकी तरफ इशारा किया, और एक हमारे एक वबा बन चुकी है कि जिसमें बहुत सी तस्वीरें आ रही होती हैं कि ये जो वॉक थ्रू ये बनाए जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कतई तौर पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने इशारा किया ये वायरस तो आपके जिस्म में है, आपके कपड़ों को डिसइंफेक्ट करने से इसका कुछ नहीं होगा। आपने जो बेसिक हाइजीन के असूल हैं उन पे अमल करना है। उसमें कौन से हैं? आपने ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस करनी और हाथ धोने, हैंड वाशिंग। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। वही फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी। आप उसमें से गुजरेंगे, आप समझेंगे कि जी आप कहीं से आप साफ होके गेट से बाहर निकल गए, अब आपको कुछ नहीं होगा। खुदा के लिए ये जो इस वक्त चल रहा है, ये जो वबा की तरफ फैल रहा है, तस्वीरें खींची जा रही हैं, सेलिब्रिटीज़ उस पर दिखाए जा रहे हैं, इसका कतई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह जो सड़कों को साफ़ किया जा रहा है, अभी तो मैंने ये भी प्रैक्टिस देखी है जावेद हयात खान साहब कि बेचारे पुलिस वाले जो ड्यूटियां दे रहे हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में, वो जो बाइक्स पे या दीगर लोग जा रहे हैं अपनी ज़रूरत के कामों के लिए, तो उनके ऊपर भी जो है ना वो स्प्रे कर रहे हैं, उनके हाथों पे, उनकी बाइक्स पे। सो ये कोई काम करेगा इस वक्त जिस तरह से स्प्रेज वगैरह किए जा रहे हैं सड़कों पे लोगों के ऊपर? ये कतई तौर पे इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसका एक बाई प्रोडक्ट ये है कि आपकी सड़कें साफ़ हो गई हैं, आपके इलाके साफ़ हो गए हैं, आपके एनवायरनमेंट कुछ बेहतर हो गया, लेकिन वायरस की हद तक
इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें लोगों को यही बताना है कि ये कांटेक्ट, जब आप सरफेस गंदी को टच करते हैं उसके बाद अपने हाथ धोएं, सरफेस को साफ़ करें, उनको डिसइंफेक्ट करें। उसके तरीके डॉक्टर नकीब शायद बताएंगे। इन वॉक थ्रू गेट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो डॉक्टर नकीब खालिद साहब, एक और चीज़ ये कि कल हमने सुबह सवेरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक से डॉक्टर्स शामिल किए, एक्सपर्ट शामिल किए और चीनी माहिरीन के साथ भी गुफ्तगू हुई। जो बरतानवी डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद थे वो पाकिस्तानी ही हैं, हॉस्पिटल में सर्व कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सिटी स्कैन जो है वो उसको करते हुए, उसको टेक्निक को यूज़ करते हुए जो है ना वो काम कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में ताहाल कोई ऐसा तरीका आया है जो कि हम भी उसको एक्सपेरिमेंट करें और उस तरह से हम भी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए काम कर लें? हर मुल्क के और हर घर के अपने वसाइल होते हैं, हमें उनमें रह के काम करना है। एक अमीर घर के बच्चे को दुनिया का बेहतरीन इलाज मुल्क में और उसके मुल्क के बाहर मिल जाता है। एक गरीब घर के बच्चे को बेसिक टेस्ट भी नहीं मिलते। सीटी स्कैन बरतानिया अमेरिका में रूटीन हो सकता है, हमारे यहाँ उसको कौन अफोर्ड करेगा, कहाँ से पैसे आएंगे? इसलिए मैं एम्फसाइज़ करूँगा हमारे प्लानर्स को कि वो ऐसे SOPs डॉक्टरों से मिलके बनाएं, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकेबल है, हमारे वसाइल में रह के हैं। सीटी स्कैन सही है के अपने मसाइल हैं। आप जिस मरीज को सीटी स्कैन के लिए ले जाते हैं वो थ्रू आउट अपनी वायरस स्प्रेड करता जाता है पूरे अस्पताल में। ये बुनियादी के चीज़ें हैं जो मैं शुरू से 2 महीने से चीख रहा हूँ कि खुदा के लिए ये जो आपने कोरोना टेस्टिंग सेंटर मेन अस्पतालों में बना लिए हैं और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवर्टिजमेंट की थी कि आप जैसे ही आपको सिम्टम्स आएँ आप अस्पताल का रुख करें, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक हेल्पलाइन होती है, जिसको शक है कि उसको कुछ हुआ है वो हेल्पलाइन को कॉल करे और वहाँ से ट्रेंड लोग आके उसका सैंपल और टेस्ट लें और उसको उसी घर में क्वारंटीन किया जाए, ना कि उसको उस अस्पताल में। जैसे PKLI है, PKLI इज़ अ रोल्स रॉयस, उसको हमने एक छकड़े में बदलने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना का सेंटर बना के, क्योंकि देखिए ये इदारे इतनी जल्दी बहाल नहीं होंगे। जो उसको नुकसान पहुंचेगा कोरोना पे डाइवर्जन का, इसका लोगों को, प्लानर्स को एहसास नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी और बात बताऊंगा कि देखिए जो हमने बात की कि लोगों को पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोगों में साइंसी शऊर नहीं है। और हमने जिस तरह हमारे बचपन में साइंस मैगज़ीन एक प्रोग्राम होता था जिसकी वजह से मैंने इंस्पिरेशन ली साइंस की, आज आप देखिए टीवी पे कौन सा प्रोग्राम है जो साइंस की बुनियादी उसूल बच्चों को सिखाता है? ना कोई कार्टून प्रोग्राम साइंसी है। आप बरतानिया में जाएं, कनाडा में जाएं, जहाँ से मैं हूँ, कनाडा में आप देखेंगे कि लोगों को बुनियादी सेंस है। आपने जिक्र किया स्विट्ज़रलैंड का, स्विट्ज़रलैंड में ये नहीं है, ये कोरिया, जापान, इस तरफ मुल्कों में है जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल करके वंडर्स किए हैं। आप देखेंगे कि हमारी मसाजिद को, जैसे वसी साहब ने भी जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने भी किया, हम उनको वी हैव फेल्ड कि उनको एक सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन बनाएं मुआशरे के लिए। उसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारे जो मौलवी हजरात हैं, मैं बड़े मुदबाना तरीके से कहूँगा, उसमें किसी की दिल शिकनी मंजूर नहीं है। मसला ये कि उनको बेसिक साइंसी कॉन्सेप्ट समझने की नॉलेज, बैकग्राउंड, अहलियत नहीं है। अब जिस शख्स को बुनियादी कॉन्सेप्ट्स ना हो, वो कैसे वो नॉलेज ओवरनाइट दूसरों को कन्वे कर सकता है? हमारे मसाजिद बहुत अहम ज़रिया हो सकती है अवेयरनेस फैलाने का। इसी तरह आप देखिएगा, जैसे डॉक्टर साहब में मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर साहब ने इसको एंडोर्स किया कि वॉक थ्रू गेट जो है इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी और चीप एडवर्टिजमेंट है पॉपुलैरिटी के लिए। हमारे मिनिस्टर साहिबान भी जाके वॉक थ्रू गेट्स का प्रमोट कर रहे हैं। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? हमारे प्लानर्स को चाहिए कि डॉक्टरों के पैनल के साथ बैठे, वो एग्जेक्टिव हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके माशरे में वक़्त है, उनका कहा हुआ मायने रखता है। मेरा कहा हुआ इतना मायने नहीं रखता जितना एक MPA MNA का रखता है। आप वो लोग बैठे, हमसे जो भी हमारी अकल शऊर है हम उनको देते हैं और वो जाके माशरे में बहलाएं, क्योंकि सिवाय एहतियाती तदाबीर के तो अभी जो आपने बात की ना डॉक्टर नकीब साहब के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लोग नहीं समझ रहे और स्टिल उनको समझ में नहीं आ रही है। तो बहरहाल एक तो उन्हें कैसे समझाएं, और अभी गलतियाँ हो रही हैं मजीद और जो बातें हो रही हैं इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। तो अब ज़रा जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि स्टिल ये जो हालात काबू में अभी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अगर एहतियात नहीं की गई तो मज़ीद ख़राब होंगे, केसेस की तादाद में इजाफा होगा। तो हमें समझने की ज़रूरत है। तो इस पर बात करेंगे कि अभी भी हमारी कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक तो ये वसी शाह साहब कि हम ये जो सूरत हाल देख रहे हैं, लोगों को बारहा समझाया जा रहा है, मीडिया पर रोज़ाना आ रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, एहतियाती तदाबीर नहीं ले रहे। हमारे यहाँ तो ये तक हुआ कि क्वारंटाइन सेंटर से जो है ना वो लोग भाग गए। अभी आज ही की सुबह की खबर है ये। तो ऐसे हालात में आप समझते हैं कि हम इस वबा का मुकाबला भरपूर तरीके से कर सकते हैं? देखिए, भरपूर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, आपके सामने है सारी सूरत हाल। और मैं तो अभी भी समझता हूँ बहुत ही जिम्मेदारी से तकलीफदेह बात है, मगर मैं समझता हूँ कि जो भी इस वक्त फिगर आपके पास हैं, ये डॉक्टर साहबान इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल पाएंगे, लेकिन इसको कम अज़ कम भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कम अज़ कम भी। मसला यह है कि आपने टेस्ट ही नहीं किया है। आपकी मिसाल जो है बिल्कुल उस कबूतर की मानिंद हो गई है जो बिल्ली को देखकर आंखें जो है वो बंद कर लेता है और समझता है कि अब उसकी जान जो है वो बिल्कुल महफूज है और उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। और अगेन आप देखिए, जो बड़े वाकयात हुए हैं, जैसे आपने क्वारंटीन से लोगों के निकलने का जिक्र किया, अभी भी जो बड़े वाकयात हुए हैं वो आप यकीन करिए कि इस मरतबा जुमा जूजू नजदीक आ रहा था, मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे हमवतन जो हैं उनको फिर किसी एक नतीजे पर न पहुंचने की वजह से, मुनासिब गाइडलाइन न होने की वजह से फिर उन्हें नुकसान पहुंचने का खतरा होगा। क्योंकि वक्त आपके पास कम होता है, इसलिए मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा, अभी भी वक्त है। जितने मसालिक के उलमाए कराम हैं, जो जय्यद उलमाए कराम हैं, जिनकी अपने अपने मसालिक में जड़ें हैं, उनको बुलाया जाए, उनके साथ बात की जाए, उनके गोश गुजार किया जाए। वही पैगाम, जिस पैगाम को लेकर अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि मस्जिद में जाना जरूरी है, तो उसी पैगाम के जरिए उनका मजाक ना उड़ाया जाए, बल्कि उनको वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के जरिए, जो हमारे खलीफतुल मुस्लिमीन गुजरे हैं, उनके पैगाम के जरिए, उनके वाकयात के जरिए उन्हें कायल करने की कोशिश की जाए। आप अंदाजा कीजिए कि आपकी तो संजीदगी का आलम यह है कि आज 1.5 महीना तकरीबन होने को आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीना और कुछ दिन होने को आ रहे हैं जब पहला केस आया था, और दुनिया में तो नवंबर से मामला चल रहा है। तो 3-4 महीने हो चुके हैं, चलें आप सोए रहे, दुनिया लाशें उठाती रही, आपको अंदाजा ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, और आपने यहाँ कोई काम नहीं किया। आज 1.25 महीना होने को आ रहा है, आप एक कमांड सेंटर नहीं बना सके हैं, एक पॉलिसी आप इस मुल्क में नहीं बना सके हैं कि एक, और ये जो डॉक्टर साहबान जो कह रहे हैं ना कि जो इस किस्म के तमाशे हो रहे हैं कि लोगों को जाली और ढकोसला किया जा रहा है और कहीं पे ये सैनिटाइज किया जा रहा है और वो छिड़का जा रहा है, उसकी वजह क्या है कि एक कमांड सेंटर नहीं है आपके पास, कोई एक हुक्म जो है वो किसी जगह से लागू नहीं होता। मैं फिर कहूंगा कि कोई एक संजीदा कोशिश जो है वो नहीं की गई कि तमाम उलमाए कराम को बिठाया जाता, उनसे डायलॉग किया जाता, उनके गोश गुजार किया जाता, उन्हें बताया जाता, उनको साथ लेके चला जाता और उनसे ये कहा जाता कि जहां जहां उनका हल्का असर है वहां वो लोगों अगर जाना मुश्किल भी नहीं होता मसाजिद में, अगर लोग वाकई संजीदा होते और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे होते, एहतियाती तदाबीर कर रहे होते, तो फिर आपको जाने दिया जाता भरपूर तरीके से, आप जो है ना वो शिरकत भी करते, नमाजें भी पढ़ते। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को। डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, एक और चीज ये कि देखिए जब आप लोगों को मतून करते हैं, जब आप लोगों को मतून करते हैं कि लोग इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की है। वो जिनकी सुनते हैं, आपने उनके साथ डायलॉग करके उनके गोश गुजार नहीं किया है कि इस वक्त इंसानी जान को कितना खतरा है, लिहाजा आप अपने फॉलोअर्स को समझाएं ये बात। आपके पास तो वक्त ही नहीं है, आप तो सियासी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। आप अंदाजा करें कि सिंध कितना शानदार काम कर रहा है, आपका रोज यहाँ इनके जो मिनिस्टर ये काम करना होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, ये जो अभी मैंने कुछ देर पहले भी ब्रेक से वापस आके जिक्र किया कि क्वारंटाइन से लोग भाग गए, अब ये जो एटीट्यूड है ये हमें किस तरफ लेके जा सकता है? और फिर उनको जेलों में भी बंद किया गया, तो जेल में भी जो लोग होंगे वो भी इफेक्ट होंगे। तो मतलब ना लोग समझ रहे हैं, ना हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो समझ में आ रही हैं इस वक्त।
जी, आपने वजह फरमाया। हम वापस जाते हैं उसी सवाल की तरफ जो बार बार दोनों जो हमारे जो मेहमान हैं उस तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे और लोग समझना भी नहीं चाहते। ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों के बड़े फिक्स्ड आइडियाज़ हैं। हमारे यहाँ इतनी पोलराइजेशन है, वो ये नहीं देखा जाता कि क्या कहा जा रहा है, वो ये देखते हैं कि कौन कह रहा है। उसकी ये माशरे की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। क्वारंटाइन में जो लोग रखे जाते हैं वो ये समझते हैं कि उनको सज़ा दी जा रही है किसी चीज़ की, वो वहाँ से भागने चाहते हैं। मैं अपना ज़ाती मुशाहिदा आपको बताता हूँ कि जब हमने लोगों को हॉस्पिटल के अंदर रखा आइसोलेशन में, इसलिए कि वो एक तो उनकी एक हिफाजत हो सकती है, दूसरे उनके ख़ानदान की हिफाजत हो सकती है, और तीसरा कि वो माशरे में वो बीमारी ना फैलाएँ। और आप यकीन नहीं कर सकते कि जितनी तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़े, अब्यूज़ की हद तक डॉक्टरों को किया गया। वो मरीज़ों ने यही समझते रहे हैं कि ये डॉक्टर सब इनकी ज़िम्मेदार, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके डॉक्टर ज़िम्मेदार हैं। तो ये तो हमें, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, ये हमारा पढ़ा लिखा तबका जो कि इसके लिए एक चैम्पियन बन सकता है, जो इस मैसेज को लेके आगे बढ़ सकता है, वो सबसे ज़्यादा इस मसले को ख़राब करने में उनका हिस्सा है। तो ये सिर्फ रिलीजियस एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि जो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया के ज़रिए, सियासतदानों के ज़रिए, ये बड़ा आसान है हमारे लिए कि हम किसी जगह पर बैठ के किसी भी हुकूमत को ब्लेम कर दें कि हुकूमत अपना हिस्सा नहीं दे रही, मगर वही बात आती कि हम अपने हिस्से की शमा तो जलाएं, हम अपने घर से तो शुरू करें, हम अपने सोसाइटी से तो शुरू करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर नकीब खालिद साहब, एक और चीज़ है कि अभी आप कुछ देर पहले भी निशानदेही कर रहे थे कि जैसे वॉक थ्रू गेट्स वगैरह, इसके अलावा अभी कौन सी ऐसी गलतियां स्टिल इन प्रैक्टिस हैं जिनको हमें सुधारने की ज़रूरत है, और जो मिथ्स अभी सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर जिनके बारे में बातें हो रही हैं? कपड़े के मास्क के हवाले से मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस पर अपनी राय दें। जी बिल्कुल, अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर जाऊं तो ज़रूर मुझे याद कराइएगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे अलग से हमें इसको डिस्कस करें कि हमने डेली लाइफ में घर में क्या तब्दीली लानी चाहिए अपने बचने के लिए। देखिए, हमें चाहे पसंद हो या ना हो, उलमा का हमारे माशरे में एक कलीदी किरदार है और बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं ये जानते हुए कि वो साइंसी तौर पे सही कह रही या नहीं। इवन मैं यहाँ तक जाऊँगा कि बहुत से उलमा हजरात जो हैं, मैं बसत एहतराम कहूँगा कि क्योंकि उनको साइंसी नॉलेज नहीं है तो वो हुजूर पाक के जो सुन्नत है उसको भी उस पर्सपेक्टिव में नहीं लेते। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब ग़ज़वा खंदक हुई तो हुजूर पाक ने क्या किया? क्या वो उन्होंने सहाबा कराम को कहा कि जी मस्जिद में आ जाओ, मुसल्ले पे बैठ जाओ और हम दुश्मन के लिए दुआ करते हैं कि वो नेस्ता नाबूद हो जाए, जो कि हम आज कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोज़े की हालत में, फाके की हालत में पेट पे पत्थर रखते हुए उन्होंने और सहाबाए कराम ने इतनी बड़ी खंदक खोदी उस ज़माने में, फ़िज़िकल मेहनत के साथ, साइंस को इस्तेमाल किया, उसूलों को इस्तेमाल किया और अपने आप को डिफेंड किया। हम ऐसी सुन्नतें, उनकी ऐसी बातों को पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हम? अब आप आ जाए मस्जिद में, हम नमाज पढ़ने जाते हैं। फैक्टर तो हो गया कि हमें सबको अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। मैं आपके यहाँ पर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर नकीब ये चाहती हूँ कि स्टिल जो प्रैक्टिसेस हमारी यहाँ मुआशरे में हो रही हैं, आप उनको प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्योंकि हमें यहाँ पर ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, क्योंकि जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, ये वायरस घर में खुद नहीं उगेगी। इसको या तो आपके घर में कोई लाएगा या कोई आप कहीं से लेने जाएंगे। मैंने अपने घर में ये हिदायत दी है कि कोई भी बाहर से आए
तो अपनी चप्पल बाहर की अलग है, अंदर की अलग है। मेहमान आएगा वो चेंज करेगा चप्पल। जैसे हमारे सर्जिकल थिएटर्स में होता है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है कि उसके बियॉन्ड आपने बाहर का कोई चीज़ नहीं ले जानी। हम घर में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे जो हेल्पर्स हैं घर में, जो लोगों के यहाँ मुलाजमीन हैं, खुदारा उनको छुट्टी पे भेजते हैं, क्योंकि वही आपके यहाँ वायरस लेके आएंगे अगर आप नहीं लाते। इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आप जूतों को इस्तेमाल ना करें, घर के और बाहर एक नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये कहूँगा कि आपके मैट्स होने चाहिए जो मॉइस्ट हो, उन पे ब्लीच वगैरह का स्प्रे हो, ताकि जो भी चप्पल कोई आए तो वो वहाँ डिस्इंफेक्ट हो जाए। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हो चुका है कि जूतों से बहुत फैल रही है ये, ख़ास तौर पे हस्पतालों वगैरह में। नंबर 2 आ जाए कि बाहर से कोई भी जो इंसान आता है, कोई भी मेहमान आता है या आपके अपने घर वाले आते हैं, तो आप साबुन, एक तो साबुन से धोएं, लेकिन कौन बाहर धोएगा? उसकी बजाय आप एक ये करें कि एक बाउल में पानी और सोपी वाटर रख लें। आप उसमें अपने हाथ अच्छी तरह डुबोएं 20 सेकंड के लिए, और उसके बाद उसको तौलिए से खुश्क कर लें। या आप उसमें कोई डिसइंफेक्टेंट डाल के जो कि मुस्तनद हो, उसकी एफिकेसी, उसका असर पता हो कि हाँ ये असर, ये 2 नंबर का डिसइंफेक्टेंट नहीं है। आप घर में अपने हाथ साफ करके आएँ, आप अपना मास्क पहन के आए, आप अपने जूते साफ करके आए। ये बुनियादी चीज़ें हैं। आपके यहाँ कोई भी पार्सल बाहर से आता है, आप जैसे ग्रोसरी लाते हैं, आप उसको उस वक्त ना इस्तेमाल करें, उसे छोड़ दें, थोड़े अरसे बाद करें। एक कॉमन सेंस है। यानी ये तो नहीं मैं कह रहा कि वो एकदम से वायरस गायब हो जाएगी कि आपने 2-3 घंटे बाद, लेकिन कुछ चांसेस है। देखिए वायरस जो है ना, एक चीज़ लोगों को समझने की है, वायरस एक जिंदा चीज़ नहीं है, ये इट इज़ नॉट अ लाइव थिंग। लेकिन ये जब किसी इंसान या ऐसी एक जानदार में आ जाता है जहाँ पे उसका सर्वाइवल पॉसिबल हो, तो वहाँ मल्टीप्लाई वो करता है। ये कागज़ के ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये शीशे पे नहीं करेगा, ये ऐसी जगह करेगा जहाँ उसको एक सेल मौजूद है लिविंग, उसमें इंजेक्ट होगा। तो इसलिए आप जो आपकी इनर्ट चीज़ें हैं, जैसे कागज़ वगैरह, जो भी चीज़ें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, उन पे ये कम उसका लाइफ है। जिन चीज़ों में ह्यूमिडिटी होती है और नियर 37 टेम्परेचर होता है, उसमें ये ज़्यादा देर तक जिंदा रहती है। तो अगर आपके घर में वायरस फर्श पे आ भी गई है और आप एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वायरस को किसी ना किसी तरीके से आपके मुंह में जाना है, या नाक में या आंख में। अगर आप एहतियाती तदाबीर करेंगे, अपने हाथ साफ रखेंगे। देखिए एक एवरेज आदमी दिन में 100 बार अपने मुंह को टच करता है। मैंने क्या कहा? 100 बार। इसका मतलब आपके हाथ अगर साफ ना हो, या आपने किसी कंटेमिनेटेड चीज को, इन्फेक्टेड जगह को आपके हाथ छुए हों, और आप वो उसी तरह आंखों में, मुंह पे, नाक में लगा दें, तो आप अपना ये वायरस वहां पहुंचा रही है। और ये अमल मैं आपको बताऊं, वजू में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं जो वजू करने से पहले, मैं एक बहुत जरूरी पॉइंट कहूंगा, क्योंकि अब रमजान का महीना आ रहा है और सब लोग, मैं अगर आप इजाजत दें, ये बहुत जरूरी है। हम वजू करते हैं, वजू करने से पहले मुझे आप बता दें, मैं तो कम से कम नहीं करता, कौन मुसलमान है जो वजू करने से पहले 20-30 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोता है? कौन सा मुसलमान है जो अपने हाथ सिर्फ रिंस नहीं करता, विगरसली 20-30 सेकंड के लिए धोता है? कोई नहीं करता। वजू एक चीज़ है जिसके ज़रिए हम इन्फेक्शन अपने हाथ से नाक में और मुंह में पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वजू ना करें। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें उलमा कराम को ये समझाना चाहिए कि वजू बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं है। आप वजू करें, लेकिन उससे पहले आप 20-30 सेकंड के लिए अपना मुंह और हाथ साबुन से धोएं, ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना जाए। और दूसरी बात ये कि जैसे हमने राइवल में देखा, वहाँ पे जो स्प्रेड हुआ वो वजू जी वजू करने का जो अमल था कि वो एक ही नाली या हौज में मल्टीपल लोग, सैकड़ों लोग कर रहे हैं वजू। अब एक आदमी भी उनमें इन्फेक्टेड होगा तो वो पानी के जरिए तमाम आदमियों को वो जाएगी, और उस पानी से जो भी वजू करेगा तो उसको वो इन्फेक्शन ना चाहते हुए भी चली जाएगी, क्योंकि ये नजर नहीं आती। इसी तरह मसाजिद में जब लोग वजू करने जाएं तो जो नलके हैं उनको आपको सैनिटाइज करना है पहले वजू करने से। बेहतर यह है कि घर से आप प्रॉपर वजू करके जाएं, क्योंकि आपको पता है
कि घर का नल का जो है आपने सही तरह साफ किया हुआ है। ये बुनियादी चीजें हैं। रमजान में हमें प्रॉब्लम आएगी। आपने देखा है कि राइविल्ड का जो इज्तिमा हुआ था, वाली बात तो बड़ी जरूरी है कि आप चाहे वो थोड़े से पहले उसके बाद कोई भी काम करें। डॉक्टर जी, मेरे पास वक्त अब कलील रह गया। डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, ये जो कपड़े का मास्क है ये किस हद तक एप्लीकेबल और जो है ना वो वर्क कर? जी हाँ, देखें पूरी दुनिया में इस वक्त मास्क की शॉर्टेज है। इससे पहले यही कहा जा रहा था कि आप जो प्रॉपर मास्क है, जिसे सर्जिकल या मेडिकल मास्क कहते हैं, वो 3 प्लाई मास्क था, वो इस्तेमाल करें। मगर लेटली चूँकि शॉर्टेज की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि आप जो कपड़े का मास्क है ये भी आपको किसी हद तक आपकी हिफाजत करेगा। अब ये चीज़ देखनी है मास्क क्यों पहनते हैं, उसके 2 वजह हैं। अगर आपको खुद कोई सिम्टम्स हैं, आप नहीं चाहते कि आपके सिम्टम आपकी वजह से वायरस किसी और को लगे, तो आप मास्क पहनेंगे। और दूसरा ये होता है कि आपने दूसरे से बचना है। आप अपने उसके लिए कपड़े का मास्क जो है ना वो पहली सूरत में आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो शॉर्टेज की सूरत में WHO ने भी ये कह दिया है कि आप जो क्लॉथ मास्क है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े वाला। सही है। तो ये बेहतर है कि अगर आपने तहफ़्फ़ुज़ रखना है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको भी क्लीन करें, उसको भी वॉश करें। ये बहुत ज़रूरी है। वसी शाह साहब, ये जो हमारे मुल्क में बिल्कुल अभी रमज़ान मुबारक आ रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है, डेली वेजर्स घर पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हम सबको कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हम लोगों की मदद इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा करें और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सहारा दे सकते हैं। देखिए, इस वक्त तो सबसे बेहतरीन मदद का तरीका यही है कि आप अपने आप को उस सिस्टम से बचाएं, मर्ज को फैलाने वाला न बने, बल्कि मर्ज का ये जो जंजीर है इसको तोड़ने वाला बने। एक चीज। दूसरे, रमजान मुबारक आने वाला है, मैं इसीलिए बार बार आपसे जो अपनी बात पे इशारा कर रहा था वो यही कर रहा था कि अभी भी वक्त है, इस वक्त चाहिए कि आप कंसेंसस पैदा करें, कौम को यकजहती की तरफ लेकर आए। सरकार को लड़ाइयों के लिए, झगड़ों के लिए सब यही है, मुखालिफिन भी यही है, हम भी यही है, पूरा पाकिस्तान यही है, मगर कुछ अरसे के लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो कोरोना की तरफ करना चाहिए। होता क्या है, देखिए ये हाथ है ना, ये हाथ है, ये यूं है तो इसकी ताकत कुछ और है, मगर जैसे ही ये एक मुट्ठी की सूरत बन जाता है तो इसकी कुव्वत जो है उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है और आप फिर अपने मकासद जो है वो बेहतर तरीके से हासिल करते हैं। ठीक है, वसी साहब भी बात यही कर रहे थे कि में जो गलत फहमियां हैं, जो इबाम है, उनको दूर करना है और लोगों को इस वक्त मिसगाइड नहीं करना। तो इस वक्त जो सूरत हाल है डॉक्टर जावेद हयात खान साहब के, हम अभी भी किस हद तक समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं तमाम तरीन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए? जी हाँ, नथिंग इज़ लॉस्ट। अभी भी वक्त है। अगर आप देखें पाकिस्तान में केसेस की तादाद उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसकी कई वजूहत हैं जिसमें एक हम इतनी टेस्टिंग भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम अपने जो केसेस इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं, जो पंजाब की हद तक मैं ये कह सकता हूँ, उनकी हमें सोर्सेज का भी मालूम है। कम्युनिटी स्प्रेड अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। अभी हमारी जो थी वो कुछ पॉकेट्स थी जिनसे वो केसेस आए हैं। तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि हम अगर एहतियात बरतें तो हम इस वबा पे काबू पा सकते हैं। अगर हमने ये वक्त खो दिया तो फिर अभी हमारे जो रिप्रोडक्शन रेट है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो कितने को, जो चाइना का जो एक्सपीरियंस था, एक इन्फेक्टेड पर्सन ने 3.5 लोगों को इन्फेक्ट किया था, फिर वो बंदा आगे वो सर्कल बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ अभी पाकिस्तान में एक बंदे ने 1.8 को किया, ये जो अभी तक हमारे पास फिगर्स हैं। तो अगर हम इसे 1 पे ले आएँ तो इस वबा पे काबू पाया जा सकता है। तो नथिंग इज़ लास्ट, अभी भी वक्त है, हम एहतियाती तदाबीर करें तो इंशाल्लाह इस पे हम काबू पा सकते हैं। तो डॉक्टर नकीब खालिद साहब, आपको क्या लगता है लॉकडाउन में जिस तरह से एक्सटेंशन की बात हो रही है? जी कहिए। और लॉकडाउन पे भी मैं चाहूंगी कि आप जरूर कमेंट कीजिए कि इसको एक्सटेंड करना कितना ज़रूरी है। जी, मैं सबसे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है और PM टास्क फोर्स को भी मास्क पे एडवाइस कर रहा हूँ और मुख्तलिफ लेवल्स पे मेरे कॉन्सेप्ट नोट गए हुए हैं। देखिए, मास्क जो है कपड़े का, वो लोगों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि वो उनको नहीं बचाता, दूसरों को बचाता है। मैं तो रिपीट करता हूँ, कपड़े के मास्क आपको प्रोटेक्शन नहीं देते, वो दूसरों को किसी हद तक प्रोटेक्शन देते हैं, स्प्रेड को रोकते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी नाक जो है वैक्यूम क्लीनर के तौर पे काम करती है, यानी आप सक कर रहे हैं।
अच्छा, जो कपड़े का मास्क है उसका साइज, जो सर्जिकल मास्क है वो तकरीबन 18 से 23 माइक्रोन का है, जबकि वायरस जो है वो 1.25 माइक्रोन की है, 0.07 से लेके 0.15 तक। तो आप ये देखिए कि आप उसको आप किसी तरह रोक नहीं सकते सांस लेते हुए जो बाहर वायरस है। हाँ, जो आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो उस वक्त उसमें थोड़ी सी आपको उसमें बेहतरी आती है कि दूसरों तक ना जाए। डॉक्टर खालिद साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर जावेद हयात खान आपने वक्त दिया, वसी शाह साहब आपने वक्त दिया, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोरोना के बायस मुफलिसी और भूख बढ़ रही है, और कहते हैं ना कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। तो एक तरफ हम जो बातें कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में महदूद रहिए, लॉकडाउन में रहिए, तो क्या ये इन तमाम तरीन एहतियाती तदाबीर और आदाब पर अमल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो घरों में भूख है, बारहा मजदूरों की जानिब से, बारहा डेली वेजर्स की जानिब से ये चीज़ हमने देखी और सुनी कि उन्होंने कहा कि शायद हम कोरोना से नहीं मरेंगे, लेकिन भूख से हमारे बच्चे और हम ज़रूर मर जाएंगे। तो इसका मुकाबला कैसे करना है? और इस सूरत हाल में अगर जो मुखय्यर हजरात हैं, जिन लोगों के अंदर कैपेसिटी है कि वो उनको सहारा दे सकते हैं, तो इस भूख का मुकाबला करने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? कासिम अली शाह साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम टू द शो कासिम अली शाह साहब। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है, और हम उन्हें तहजीब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर की बात कर रहे हैं। कैसे मुमकिन होगा हमारे माशरे में सब? देखिए, एक रजा पुजा बंदा जिसके पास बड़ा कुछ है, फैक्ट्रियाँ, पैसा, मालो असबाब, बेहतरीन गाड़ियाँ, घर, उसमें भी अगर भूख है तो उसकी भी तहजीब ख़त्म हो जाती है। भूख रोटी ना होने का मतलब भूख नहीं है। आपके अंदर अगर एहसास महरूमी है तो ये सबसे बड़ी भूख है। आप से गोशगुजार ये करना चाहूँगा कि एक सफ़ेद चादर जो कहीं ऐसे लटकी हो, उस पर एक दब्बा, एक डॉट हो, वो बड़ा नुमाया दिखता है। उस चादर की सफ़ेदी कोई नहीं देखता, उस डॉट को देखता है। हमारे यहाँ अगर कुछ चंद बुरी मिसालें मिलती हैं कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं या लोग चीज़ें महंगी बेचते हैं, तो उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ये ख़बरें भी हैं कि लोग उन महंगी चीज़ों को ख़रीद के अल्लाह की राह में बाँटते हैं। उससे कई गुना ज़्यादा ये ख़बरें भी हैं कि अब आप राशन देते हैं, लोग राशन लेने को तैयार नहीं हैं। इससे कई गुना ज़्यादा ये ख़बरें भी हैं कि लोग रोटी जब मिलती है वो खा चुके होते हैं, वो किसी दूसरे को दे देते हैं। इससे कई गुना ज़्यादा ख़बरें ये भी मिलती हैं कि बड़ी दुनिया ने अपने से मुंसलिक बंदों को सैलरीज दी, वक्त पे तनख्वाहें दे दी, वक्त से पहले तनख्वाहें दे दी। कल एक ग्रुप के CEO की मुझे कॉल आई, मैं उस ग्रुप का नाम नहीं लेता, और उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने 20 तारीख को अपने सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे दी तो कहीं रो पड़े सैलरी लेने के बाद। उन्होंने कहा हमें उम्मीद नहीं थी कि आप दे देंगे। तो अल्लाह के बंदे जो खैर के काम करने वाले मौजूद हैं, हम उनको नहीं देखते। यकीनन जो रिपोर्ट, खबर और इतला है वो बुरी बात की तेज़ी से फैलती है, खैर की बात तेज़ी से नहीं फैलती। अब ये बात बता दूं कि जब भी भूख है, भूख इतना बड़ा मसला नहीं है। ये भूख का खौफ, ये एक अल्लाह के अजाब की शक्ल है। अल्लाह जहाँ नाराज़ होता है, जिन लोगों से अल्लाह की नाराज़गी होती है, जिस कौमों से, किसी खित्ते से अल्लाह की नाराज़गी की जो शक्ल है वो ये है कि वहाँ भूख का खौफ मुसल्लत कर दिया जाता है। अब भूख का खौफ मुसल्लत करने का मतलब क्या है? भूख का खौफ मुसल्लत करने का मतलब है कि वहाँ जो मौजूद लोग हैं वो 22 करोड़ हों या 7 अरब हों या 2, 4, 5 ही हों, वो फैमिली के चंद अफराद हों। भूख का खौफ वहाँ मुसल्लत होगा जहाँ पर रब की सिफात का तारुफ पाया ही नहीं जाता। उन्हें पता ही नहीं है कि वो रब है क्या, उस रब की सिफ्त क्या है। उस रब की सिफ्त जो कुरान में वो जगह जगह जिसका तज़किरा करता है, वो कहता है मैं रज़ाक हूँ, मैं अर्रज़ाक हूँ। अर्रज़ाक वो राज़िक नहीं कहता, राज़िक एक जगह का है। अर्रज़ाक का मतलब ये है कि वो रिज़्क़ के असबाब पैदा करता है, वो रिज़्क़ उसको भी देता है जो उसको मानता नहीं है। वो रिज़्क़ को वहाँ फरहम करता है जहाँ पर शऊर भी नहीं होता। वो रिज़्क़ देने की मुकम्मल गारंटी देने वाले रब से आपका जब तारुफ है तो फिर आपको भूख का खौफ नहीं होता।
निमिषा बताऊं, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर ब्रेड प्रॉब्लम ही नहीं है, रोटी मसला ही नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है। मैं चंद दिन पहले कुछ दोस्त मेरे सब्जी मंडी में हैं, उन्होंने बताया कि पूरी सब्जी मंडी में एक कोरोना किसी को कोई नहीं हुआ, और वो बच्चे जो सुबह खराब सब्जियां धो के खाते हैं वो खा रहे हैं, उनको कोरोना कोई नहीं हुआ। सारी सब्जियां बिक जाती हैं, किसी को कोरोना कोई नहीं हुआ। आपकी गंदम, आपके चावल, आपकी सब्जी, आपका फल, सब कुछ सस्ता बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है, लोग खा रहे हैं, और ये अवेलेबल डाइट है, सस्ती अवेलेबल है। मेरा कहना ये है कि अगर दाने हैं, 2 टाइम की रोटी है, तो शुक्र करने की बजाय जब फिक्रमंद होंगे तो फिर भूख का खौफ तो मिलेगा आपको। तो कासिम अली शाह साहब, ये समझना हमें कितना ज़रूरी है, जैसे कि अभी भी हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान जिस तरीके से खैरात करता है वो नंबर 1 पर अभी भी उसको रेट किया गया कि जिस तरह लोग सामने आए, हमारी NGOs काम कर रही हैं, फिर भी पर्सनल कैपेसिटी में लोग इस वक्त जो अपने से नीचे लोग हैं उन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं? जो सफ़ेद पोश लोग हैं उन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना। देखिए बड़ा बुनियादी असूल है, क्योंकि देखें इसका मैं कोई फार्मूला नहीं बना के दे सकता। हमारी सुनने वाली हर तरह की ऑडियंस है, इसको सुनने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, कोई भी। एक जर्नल असूल आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप अपने से जुड़े से खुद राब्ता करके उसकी मदद करते हैं, आपका खैर का सफ़र शुरू हो गया। आप सारे सुनने वाले अपने सेलफोन्स निकाल लें और इसमें आपके इलेक्ट्रिशियन, आपके प्लम्बर, आपके खिरादी, आपके मैकेनिक, सबके नंबर पड़े हैं ना। आप 1 माह पहले इन्हें कॉल करते थे कि यार ये बल्ब ख़राब हो गया, ठीक कर दो, ये गाड़ी ख़राब है, आके ज़रा देख लो। अब आपकी बारी है, दोबारा कॉल करें इन सबको और इनसे पूछें तुम्हें काम नहीं मिल रहा, तुम्हें कोई राशन का मसला तो नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने अपने काम के लिए वो नंबर रखे हुए थे, अब अगर उन्हें ज़रूरत पड़ गई है और वो नहीं मांग रहे तो फिर आप पे लाजिम है। सबसे बड़ी नेकी हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि जिसने मांगना है उसको मांगने की ज़हमत भी ना दी जाए, आप उसे ये तकलीफ भी ना दें कि उसे मांगना पड़े। उसकी सफ़ेद पोशी को कायम रखते हुए चुप करके जाके आप उसके घर के बाहर राशन पहुंचा दें। और खामोशी से इस नेकी को करना वलियों का शेव है, खामोशी से इस नेकी को करना दरवेशों का शेव है कि अपने कंधे पे लाद के चुप करके जाके आप उस तक पहुंचें और उसकी मदद करके उसके बच्चों के मुंह में रोटी के चंद नवाले पहुंचा दें। बिल्कुल। तो इस बात को यकीनी बनाना कितना ज़रूरी है कि ये वबा भी चली जाएगी और इंसान अगर इस वक्त जो है ना, अगर थोड़ा सा लड़ गया, थोड़ा सा मुकाबला कर लिया तो आगे हालात बेहतर होंगे और कोई भी हमारे आस पड़ोस में भूखा ना सोए। बस मैं होशो हवास में जितनी मैंने उम्र ज़िंदगी गुजारी है, मैं आपको यहाँ पर टीवी की स्क्रीन पे कह रहा हूँ, मैंने आज तक कोई भूखा सोते नहीं देखा, मैंने आज तक भूखा मरते नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। और मैं मतलब लोअर मिडिल क्लास से सफ़र शुरू करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने ज़िंदगी की हर तरह की स्ट्रगल की, हर तरह के इलाकों में गया हूँ, हर तरह के लोगों के साथ वक्त गुजारा है। और खुदा के बंदो, ये ऐसी कमाल कौम है पाकिस्तानी कौम, 100 फॉल्ट सही, 100 मसले सही, लेकिन ये किसी को भूखा नहीं देख सकते। ये मदद करते हैं, ये चैरिटी करते हैं, ये अल्लाह की राह में देते हैं, ये खैर करने वाले, खैर फैलाने वाले फिलैंथ्रोपिस्ट लोग हैं। ये चैरिटी करने वाले इदारे बता रहे हैं, मैं कई दिनों से मीडिया पे बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं जितनी हमें चैरिटी इन दिनों में मिली है इससे पहले नहीं मिली। और ये भी तो खबर है, और ये भी तो रिपोर्ट है। हम मस्जिद में एक बंदा टूटी चोरी करता है, उसकी वीडियो पूरी दुनिया में हम वायरल करते हैं। अल्लाह के बंदों, कई हजारों लाखों बंदे अपने मर्ग तक नमाज नहीं छोड़ते। ये कितनी बड़ी खबर है कि कितने नमाजी पाए जाते हैं, कितनी बड़ी खबर है कि लोग अपने माल से निकाल के दूसरों को देते हैं, कितनी बड़ी खबर है कि लोग खैर के काम करते हैं। कल मैंने एक रिसर्च की और मुझे पता लगा कि दुनिया में एक शहर है तबरेज़, पूरे तबरेज़ में बैगर कोई नहीं है, और बैगर ना होने की वजह बेकारी कोई नहीं है, हाथ कोई नहीं फैलाता। और बैगर क्यों नहीं है? पूरे शहर में फ्रिज ही कोई नहीं है। अब जब आप अपने रोटियों को, चीज़ों को फ्रिजों में यानी तिजोरियों में रखेंगे तो भाई वो बासी खाना अगले दिन करके गर्म आपने माइक्रोवेव में गर्म करके खाना है। आप फ्रिज से भी आज़ाद हो, जो पकाएं उसी दिन बांट दें, दुनिया आपको झोली उठा के दुआएं दे। मेरा कमाल ये दुआ का कहना, ये बड़ा एक गैर रस्मी सा काम मुझे लगने लग पड़ा। रस्मी था गैर रस्मी हो गया। कमाल का काम ये आपकी हरकत और आपका काम ऐसा हो कि सामने वाला झोली उठाए और आपको दुआएं दे। ये तो दुआएं लेने का मौका हमें मिल गया। सही बात है।
जो वक्त हमें नहीं मिल रहा था, जो चीज़ें करने का टाइम नहीं मिल रहा था, वो हमें वक्त मिल गया ना कासिम अली शाह साहब। एक और चीज़ ये कि मैं बड़ी वो फाइन लाइन आपसे कैटेगोरिकली चाहूँगी कि उसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर है। अभी आपने कहा कि एक तरफ हम ये चीज़ दिखाते हैं कि हमारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, शो ऑफ और ये सारी चीज़ें, जो भी गलत काम हुआ, चोरी। दूसरी तरफ हम ये भी दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कि जो चैरिटी हम कर रहे हैं, जिन लोगों को हम दे रहे हैं और लोग उससे घबरा रहे हैं कि मैं लेने जाऊंगा तो कहीं ये शख्स मेरी वीडियो या तस्वीर नहीं बना ले। तो लेकिन कुछ लोगों की राय ये भी है कि अगर हम ये चीज़ें राशन के बैग्स बना के उनकी तस्वीरें या वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो उससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलती है और वो भी ये काम करना चाहते हैं फिर। तो व्हाट इज़ द फाइन लाइन कि आप किस हद तक शेयर करें चीज़ और किस हद तक रोक लें? देखें, इसकी डिफाइन लाइन अगले की नीयत पे है। नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। वो कहता है इन्नमल अमालु बिन्नियात। अल्लाह के रसूल ने कहा इन्नमल अमालु बिन्नियात। हदीस शरीफ है, खूबसूरत हदीस है कि आपके अमाल एक तरफ धर के अल्लाह ने नीयत को देखना है। अल्लाह कहता है ना तुम्हारा खून, ना खाल, ना गोश्त, ना जानवर मेरे तक आता है, मुझ तक तुम्हारी नीयत और इखलास पहुंच जाता है। आपका इखलास है, नीयत है, अल्लाह को पता है। अल्लाह के बंदो दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे, इसकी डिफाइन लाइन आप खुद तय करें। हर इनफरादी तौर पे बंदा देखे कि मैं किसी की इज्जत नफ्स को मजरू तो नहीं कर रहा, मैं किसी की स्टीम को डैमेज तो नहीं कर रहा, मैं किसी के इखलाकी म्यार से नीचे उतर के कोई हरकत तो नहीं कर रहा। आप देखें, आप सादा असूल है, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आप कैसे रिसीव करना चाहेंगे? अगर आपका दिल मानता है कि मैं रिसीव करूं तो लोग तस्वीर बनाएं तो ठीक है, फिर दूसरे की बना लें। और अगर आपका दिल नहीं मानता कि यार अगर मुझे दिया जा रहा हो और तस्वीर ना बनाई जाए, फिर भाई सामने वाले की भी ना बनाओ, उसकी भी रिस्पेक्ट है। लेकिन एक खूबसूरत वाकया 1 मिनट में मैं कोट करना चाहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपसे मंसूब है एक रवायत, आप बड़ा बांटते थे, पकाते थे, देते थे, अल्लाह की राह में सखी बड़े थे। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक 70 साल का काफिर बूढ़ा जो रब को, अल्लाह को नहीं मानता था, वो आपकी मजलिस में आ गया, आपको खबर नहीं थी, आपने उसके सामने रोटी रखी और कहा कि खाओ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। उसने कहा कि मैं तो उसका नाम नहीं लूँगा, मैं तो उससे वाकिफकारी नहीं रखता, मैं तो उसको पहचानता नहीं हूँ। आपने खाना छीन लिया, हटा दिया और कहा कि जाओ मैं तुम्हें नहीं देता। उसी वक्त अल्लाह का पैगाम आ गया। अल्लाह ने कहा इब्राहीम, इसको मैं 70 साल से रिस्क दे रहा था, ये मेरा नाम नहीं लेता था, मैं उसका भी राज़िक था, उसको भी रिस्क दे रहा था जो मुझे मानता नहीं है। तेरे सामने उसने एक बार नाम ना लिया और तूने रिस्क छीन लिया। सो वो राज़िक जो मानो तब देता है, ना मानो तब देता है, वो कितना बड़ा राज़िक है। ये पहचान बड़ी ज़रूरी है कि वो माँ के पेट में आपको पालता है। वो तब पालता है जब मांगने का शऊर नहीं था, जब भूख का खौफ नहीं था, जब हाथ फैलाने नहीं आते थे। वो आपको तब दे रहा था, आपका मौला, आपका मालिक, आपका रब आपको तब पाल रहा था। इस जिंदगी में क्यों नहीं पालेगा? ये कल के दिन तक जरा देख लें, सब ने रोटी खाई है, सब ने नाश्ता किया है, दोपहर की खाई है, रात की खाई है, शुक्र अदा करें। अगर कल के दिन मिल गई है तो इंशाल्लाह आज के दिन भी मिल जाएगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये जो कौम है, जिस कौम की हम बात करते हैं, तो बड़ी जो ना हिम्मत वाली कौम है कासिम अली शाह साहब, क्योंकि बड़ी बड़ी आफात देखी, बड़े बड़े ज़लज़ले देखे हमने, सैलाब देखे, जिसके बाद ये लगता था कि शायद इन शहरों में तो कभी ज़िंदगी भी नहीं होगी। और वहाँ पर भी मसाइल थे जब इमदाद जाती थी तो जिस तरह लोगों के बिहेवियर से, लेकिन उसके बावजूद लोग पीछे नहीं हटे, दिन रात। उस वक्त भी मुझे याद है कि जब ज़लज़ला आया तो रमज़ान थे और जिस तरह लोगों ने काम किया अपने रोज़ों के अंदर, और अभी भी मुझे लगता है कि शायद वैसा ही मौका दोबारा तारीख़ पलट के ला रही है। तो हम रोज़ों में भी काम करने के कायल हैं, मदद करने के कायल हैं। इस दफ़ा क्या प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं? हमने अंजाम दिया है, इस कौम ने किया है सब कुछ लोगों की मदद। रिमशा, एक चीज़ मैं अगेन इस स्क्रीन की मदद से, इस कैमरे की मदद से और आपके प्रोग्राम के ज़रिए पूरी कौम को कहना चाहूँगा, हम बाहसियत कौम एक गलती कई सालों से कर रहे हैं जो मेरे मुशाहिदे में है। बड़ी दुनिया ऐसी है जो एग्रीकल्चरल लैंड रखती है, ज़मीन है, उससे माल आता है, उससे दाने आते हैं, उससे गंदम, कपास, कुछ भी आता है, लेकिन उशर नहीं देते। उशर देना बड़ा ज़रूरी है।
मेरे इन फिर अगेन कानों ने इतनी ज़िंदगी में तबलीग सुनी है। आप सब जो मेरे सुनने वाले हैं ज़रा सर्च करके यूट्यूब पे देखिए, आपको ज़कात पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, उशर पे आपको चंद वीडियोस मिलेंगी। इसका मतलब है उशर भी उतना अहम था जितनी ज़कात अहम थी। माल पे ज़कात थी और उशर था ज़रई ज़मीन पे, और ज़रई ज़मीन का आप 5 या 10% जिसकी शराइत है कि अगर आपके पास कुदरती तौर पे पानी मौजूद है तो आप फिर उसमें से 10% दे दीजिए। अगर आप पानी कहीं से लेकर दे रहे हैं तो 5% दे दीजिए। उस माल को निकाल के अल्लाह की राह में दे दीजिए, आपका माल पाक हो जाएगा। यानी 5 या 10% देने से आपका 90 या 95% माल अगर पाक होता है। और इंशाअल्लाह एक लम्हा के लिए सोचो कि अगर ये 5 या 10% लोग 5% 10% निकाल के माड़े बंदे को, गरीब बंदे को दे देते हैं, इस मुल्क में रोटी का मसला तो परमानेंट हल हो जाता है। और अल्लाह की रहमतों का जो नज़ूल होगा और जो माल ज़रब खा के आएगा, अल्लाह के बंदो, एक बैंक आपको गारंटी देता है कि जी हम आपको मार्कअप देंगे, सूद देंगे, इतने पैसे पे इतने देंगे, आपको यकीन होता है। आपका रब कहता है मेरे रस्ते में दो, मैं ज़रब खा के, मैं मल्टीप्लाई करके तुम्हें रिप्लाई करूंगा और लुटा दूंगा सारा। तमाम वो लोग जो अल्लाह की राह में देते हैं, वो कहता है ना कि मुझसे तिजारत करके तो देखो, उन्हें लुटा देता है। हम अल्लाह से तिजारत नहीं करना चाहते, हम बैंकों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं, उस पर थोड़े से पैसे लेके सूद के पैसों पे समझते हैं कि हम अय्याशी कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं समझते कि अगर हमने अल्लाह ताला से तिजारत की तो उसका सिला हमें किस तरीके से मिल सकता है। कासिम अली शाह साहब, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं कहता हूँ इस साल क्यों ना हमारा तमाम दीनी तबका वो ज़कात की जो उनके लेक्चर हैं, सेशन है, जुमे के खुतबे हैं, उनके तमाम के तमाम जो बातचीत है अवामुन नास से, ज़कात की बातचीत के साथ क्यों ना उशर की बात भी करें। एक इस साल हम क्यों ना उशर को ट्राई करके देखें कि हर ज़मींदार जिसकी ज़मीन है, जिसके पास माल है, जिसके पास फसल है, वो उशर दे के देखे। मेरा यकीन है कि ये एक रेवोल्यूशन की शक्ल होगी और ये कौम और मजबूत हो जाएगी, ये कौम और ज़्यादा अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। सो ज़कात के साथ उशर देना बड़ा ज़रूरी है। शहरों में ज़कात बहुत ज़्यादा दी जाती है क्योंकि 70% आपका देहाती तबका है, इस 70% में ज़रई ज़मीनें हैं। ये उशर देंगे, ये पूरे का पूरा मुल्क का निज़ाम और बेहतर हो जाएगा। इस वक्त हमें, क्योंकि अब रमज़ान भी हैं आगे कासिम अली शाह साहब, तो किस हद तक हम समझ सकते हैं कि जो रमज़ान में हमारे यहाँ प्राइसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है। शायद हमें वक्त मिला है कि इस दफ़ा हम बहुत ज़्यादा सोचें, विचार करें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि ऐसा ना हो। सभी लोग परेशान हैं, कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, और क्या कर सकते हैं हम? देखें, एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की और एक पॉलिसी है मेरे रब की। इस वक्त जो रिट कायम है ना और जो पॉलिसी लागू हो चुकी है वो मेरे अल्लाह की है। अल्लाह का निज़ाम देखें, एक टिनी सा छोटा सा एक ज़र्रे से भी छोटा और आंख से ना दिखने वाला जरासीम, उसने पूरी 7-8 अरब की आबादी को आगे लगाया हुआ है। एक बंदा मुझे आके कहने लगा, जी मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं कहा तू कल्ला परेशान नहीं, अमरीका का सदर भी परेशान है, दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग भी परेशान हैं। सो ये एक ऐसी कमाल की ख़तरनाक सी वबा आ गई है जिसने लोगों को सादगी ज़रूर दे दी है, जिसने बता दिया है कि 2 टाइम की आप अचार रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जिसने बता दिया है कि इतनी शॉपिंगें करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसने बता दिया है कि अपने रिश्ते मजबूत करने की कितनी ज़रूरत है, जिसने बता दिया, लोगों ने शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया, बड़े लोगों के चेहरों की रंगत अब बदल चुकी है, बेहतर होने लग पड़ी है, चेहरों पे फिक्रमंदियाँ कईयों की कम हुई हैं, आसमान का रंग बेहतर हो गया है, सूरज रोज़ निकल रहा है, कोई लॉकडाउन नहीं है, हवाएं चल रही हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है, दरिया बह रहे हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है, फसलें लहलहा रही हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है, परिंदे चहचहा रहे हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है, नानियाँ दादियाँ बच्चों को कहानी सुना रही हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है, सादगी में ज़िंदगी गुजर रही है, कोई लॉकडाउन नहीं है, होटल हम नहीं जा रहे, लॉकडाउन अगर वहाँ था, इस घर की रोटी के साथ अच्छा खा रहे हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है घर पे। तो इतनी जो नेमतें इस लॉकडाउन की वजह से मिली हैं, मेरा ख्याल है हमें इन सब नेमतों का भी शुक्र अदा करना चाहिए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी का ये तवाज़ुन और ये बैलेंस भी कायम होगा। लेकिन कासिम अली शाह साहब, खराब इन सारी बातों के बावजूद जो ग्राउंड रियलिटी है,
जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि जो हमारा तबका है, जो मुफलिस है, गरीब है, नादार है, परेशान है, उनके चेहरों पे ज़रूर लॉकडाउन है कि आगे कब तक ये सूरत हाल है और कैसे रहेगी। तो वो बहुत परेशान है और वो बहुत अनसर्टेन सी सिचुएशन में है। देखिए ये कुछ अरसे में तो यकीनन ख़त्म होना है। दुनिया के वो तमाम ममालिक जिन पे ये वबा पहले से आई, उनका लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। कल या परसों में ईरान की इंडस्ट्री सारी खुल गई है कुछ दिनों के बाद, लॉकडाउन के बाद। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में पाकिस्तान में भी ये कोई मतलब अज़ल से अबद तक का प्रॉब्लम नहीं है। हम सबको जहन बना लेना चाहिए कि ये आजमाइश की घड़ी है, इसने ख़त्म होना है। दुनिया में कोई मुसीबत आई है, वो मुसीबत टल गई है। दुनिया में जंगें शुरू हुई हैं, ख़त्म हो गई हैं। दुनिया में इससे बड़ी वबा कई दफ़ा पहले आ चुकी है जो कि करोड़ों इंसानों की जान लेके जा चुकी हैं, ख़त्म हो गई। उसके बाद दोबारा इंसानियत चल पड़ी। तो ये चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह ये लॉकडाउन ख़त्म होना है। ज़िंदगी और ज़िंदगी के मामला दोबारा से इस वक्त अपनी रूटीन पे आएंगे। जो डेली वेजर्स हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, जो नौजवान तबका है जो कि नौकरियों से निकाल दिया गया, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई, पैसे नहीं दिए गए, कई कई महीनों की सैलरियां लोगों की पेंडिंग हैं। तो ऐसे में लोग अपने आप को किस तरह मोटिवेट रखें, किस तरह सोचें कि आगे हालात बेहतर होंगे? इस वक्त क्या सोचने की ज़रूरत है? देखें, आपके इख्तियार में होना तो फिर फिक्रमंदी बिल्कुल जायज़ हो जाती है, क्योंकि इख्तियार में फ़िक्रमंद हों, एहतजाज करें, मसला हल करवा लें। लेकिन अगर आपके इख्तियार में नहीं है, आपके फ़िक्रमंद होने से ये मसला हल नहीं हो सकता, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास अगेन 2 या 3 ऑप्शंस बचती हैं। सब्र की ऑप्शन बचती है, दुआ की ऑप्शन बचती है, खुद को इम्प्रूव करने की ऑप्शन बचती है। मैं रिमशा ये कहूँ, बेशक आटे में नमक के बराबर होगा, लेकिन आज से 2-3 साल बाद आपको कहीं ऐसी कामयाबी की कहानियाँ मिलेंगी जो इसी कोरोना के क्राइसिस में बनी हैं। जो इसी कोरोना के क्राइसिस में कई लोगों ने इरादा किया होगा, नौकरी से कारोबार शुरू किए होंगे, कई लोगों ने यहाँ से पूरी एम्पायर खड़ी की होगी, कई लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया होगा इस कोरोना क्राइसिस। तो क्यों ना, ये प्रोग्राम का मकसद ही क्या है? इसका बुनियादी मकसद ये लोगों को नई सोच दी जाए, लोगों को हिम्मत दी जाए, लोगों को खौफजदा ना किया जाए, लोगों को डराया ना जाए, लोगों को धमकाया ना जाए। वो खौफ लें एहतियात के लिए। लेकिन अगर मैं या हम सब मिलकर उनको वो खौफ दे देंगे जिससे ईमान चला जाए, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादती होगी। सही बात है। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान में हालात हैं, इन कंट्रोल हैं? कासिम अली शाह साहब, क्योंकि जिस तरह से इकॉनमी की सूरत हाल है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, हालात काबू में हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है इसमें सबसे जो बेहतर सोचने का अंदाज है, आपने जब भी कोई चीज़ ख़राब होती है ना, तो उसको आप तोड़ के बनाते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। घरों की रेनोवेशंस होती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स में रेनोवेशन होती हैं, आपके होमवर्क बच्चों के ख़राब होते हैं, मिटा के दोबारा से शुरू करते हैं, आपके खाने ठीक नहीं बनते, आप उनको साइड पे रखते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। तो अगर सिस्टम एक दफ़ा रिस्ट्रक्चर हो रहा है तो इसमें कई खैर के पहलू भी निकलेंगे, कई अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी। आप ये देखिए ना, मुझे अगर सुनने वाला कोई टीचर है और ये कितना बेहतरीन वक्त है अपने सब्जेक्ट के यूट्यूब चैनल बनाने का, और इस वक्त में अगर कोई अपने सब्जेक्ट का यूट्यूब चैनल बनाता है तो वो अपनी क्लासरूम का टीचर नहीं होगा, वो ग्लोबल टीचर हो सकता है। एक अपॉर्चुनिटी बन गई। ये कितना बेहतरीन वक्त है कि एक एंकर या एक न्यूज़ कास्टर जो बेरोजगार हो गया है, जिसको बोलना आता है, जिसको बातचीत करनी आती है, जिसको पब्लिक फियर नहीं है, वो किसी तरह का कंटेंट अच्छा तैयार करे, कॉन्फिडेंस से रिकॉर्ड करवाए, एक अगेन यूट्यूब चैनल बनाए और एक नई जिंदगी शुरू करे, एक नए वेंचर को एक्सप्लोर करे। तो इस वक्त में आने वाला जो ज़माना है वो बता रहा है आईटी का, सॉफ्टवेयर्स का, एप्स का, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का, घर बैठ के काम करने का, ये काम बढ़ जाएगा। तो क्यों ना हम इसे एक अपॉर्चुनिटी बनाएं और आगे निकल जाएं। नौजवानों के लिए तो आपने बिल्कुल यकीनी तौर पे एक अच्छी जो है ना वो अप्रोच दी है कि इस वक्त को भी वो घर बैठे यूटिलाइज कर सकते हैं। और बात ये कि हिम्मत नहीं हारें, मोटिवेशन अपने अंदर रखें। जो हमारे बड़े लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, घर के बच्चे बेरोज़गार हो जाएं, नौकरियां चली जाएं या हालात ख़राब हो जाएं, तो उनको कैसे काम कर सकते हैं कासिम अली शाह साहब, वेरी क्विकली?
देखिए, अगर रोना धोना ही सोल्यूशन है तो रोते धोते रहें। मैं तो जिस दिन से कोरोना क्राइसिस है, पहले दिन से आज के दिन तक हर चैनल पे, हर अपनी वीडियो में कह रहा हूं कि ये प्रेपरेशन का टाइम है, अपने आप को इंप्रूव करने का टाइम है, अपनी स्किल्स को बढ़ाने का टाइम है, खुद को पॉलिश करने का टाइम है, नए फैसले करने का वक्त है, नया पढ़ने का वक्त है, कुछ गौर खोज करने का वक्त है। तो इसमें क्यों ना हम इंक्यूबेशन समझ के खुद को तब्दील करके नया इंसान सामने लेकर आए जब लॉकडाउन खत्म हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। और बिल्कुल सबको यही समझने की ज़रूरत है कि जो हम बातें कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, एहतियात, घरों से ना निकलें, घरों में बंद रहें, हालात बेहतर होंगे तो बाहर निकलेंगे, लेकिन जो भूख और जो मुफलिसी में लोग जी रहे हैं उनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है। और अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रखें तो फिर वो यही कहते हैं कि मैं अगर भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ, तुम अकीदों के गुब्बारे मुझे ला देते हो, मेरे मलबूस के पुरखौल शगाफों के एवज कितनी तकदीर से फरमाने हया देते हो। तो हम सबको उनका पर्दा रखना है, उनकी मदद करनी है, क्योंकि ये कड़ा वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, इसे निकालना है, ज़रूरी है। हम सब एक दूसरे की मदद करें, ख्याल रखें, एहतियात अपनी भी करें और उनकी भी यकीनी बनाएं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि कोरोना के चैलेंज में हर किसी ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते रहे, महंगे दामों चीज़ें बेचते रहे, मास्क की शॉर्टेज हो गई। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जब हमने देखा कि PPEs की ख़ास तौर पर कमी हुई तो लोगों ने अब वो मैन्युफैक्चर करना यहाँ पर शुरू किए, जिसमें मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से लोग सामने आ रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे। एक और ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उमर हुसैन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि CEO हैं स्वीट टूथ के। उनको वेलकम करते हैं शो में। तो उमर, आपको कैसे ख्याल आया कि इतनी कलरफुल किट्स तैयार कर ली जाएं कि लोगों का जो है ना वो उनको देख के थोड़ा सा फैसिनेट भी हो जाए और प्रोटेक्शन भी मिले? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये था कि प्राइस पॉइंट के ऊपर लोगों ने इसको होल्ड करके इसकी प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ा दी हुई थी कि हमें रेस्टोरेंट वालों को के बीच में जंप इन करना पड़ा है और प्राइस को कंट्रोल करना पड़ा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वजह से वी हैव किल्ड प्राइसेस। और ड्यूरिंग द प्रोसेस मैंने देखा कि एक बड़ी सैड सी एनवायरनमेंट हर हॉस्पिटल में, मैं खुद गया हूँ, हर हॉस्पिटल में देख के एक बड़ी सैड सी एनवायरनमेंट थी। फिर हमने थोड़े से कलर्स ऐड किए बीच में, तो हम लोग तो बिल्कुल गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाली बात थी। तो किस तरह से इसकी प्रोडक्शन हो रही है? मेडिकल किट्स आप कब से बना रहे हैं? कितनी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अभी तक? हम लोगों ने ये शुरू इस तरह हुआ था कि हमने सबसे पहले जब ये पूरा पेंडेमिक शुरू हुआ तो हम लोगों ने अपने चिलर निकाल के स्वीट टूथ के बाहर रख दिए थे। तो हमने चिलर बाहर रखे ताकि किसी का अगर कोई लेफ्ट ओवर खाना है, किसी का अगर कोई लेफ्ट ओवर चीज है तो वो आगे जाके कोई भी गरीब गुजरता हुआ वो वहां से उठा सके। तो सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव वो था। फिर उसके बाद जब देखा तो हमारे पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ था, हमने कहा कि हम सब डॉक्टर्स को वैसे गिफ्ट एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन उनको पिज्जाज और लावा केक भेज देते हैं, क्योंकि वैसे ही शटडाउन और लॉकडाउन कर रहे थे। तो जब वो किया तो डॉक्टर्स का ये फीडबैक आया कि आप डोनेशन तो कर रहे हैं और आप खाना तो भेज रहे हैं, इसकी जगह अगर आप हमें किट्स ले दें तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दैट उधर से हम लोग किट्स की तरफ आए कि भाई इतनी शॉर्टेज क्यों है, क्यों ये इतनी एक नेसेसिटी चीज के ऊपर लोगों ने इतनी ज्यादा नाजायज मुनाफाखोरी क्यों की है। उसके बाद फिर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, तो क्योंकि ये भी एक मसला आया कि आपने जो प्राइसेस रखे हैं वो बहुत मिनिमल हैं, बाकी लोग इसे बड़े महंगे दामों बेच रहे थे, तो उसमें आपने क्या इश्यूज फेस किए? इश्यूज ये फेस किए कि मैंने तो ओपन कॉस्टिंग लगा दी ना कि इतने का ये इतना कपड़ा लगता है, इतना ये है, इतने का ये रेट है, हर चीज ओपन कर दी। जिस तरह पानी एक बेसिक नेसेसिटी है, इसी तरह ये भी इस टाइम के ऊपर एक बेसिक नेसेसिटी है। तो इसके ऊपर नाजायज मुनाफाखोरी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। तो सब डिजाइनर्स, दूसरे लोगों ने इतनी महंगी 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए की किटें मुझे खुद किसी ने 2500 रुपए की बेची थी। तो इसकी वजह से मुझे हुआ कि ये चीज 200 रुपए की भी नहीं है और ये लोग इसके ऊपर इतना ज्यादा मुनाफा रख रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स सिक्योर नहीं है, हमारी नर्सेज सिक्योर नहीं है, फ्रंट लाइन के ऊपर सबसे पहले जिन्होंने हैंडल करना है वो लोग सिक्योर नहीं, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो किसी को तो खड़े होने। हमने प्रोडक्शन के अंदर फिर स्केल अप किया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर गए। उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक 67,000 पीसेस कल रात तक बना चुके हैं
और उसमें से तकरीबन 40,000 अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है, तो ये कलरफुल किट्स बनाने का ख्याल कैसे आ गया उमर? कलरफुल क्योंकि स्वीट टूथ एक बहुत कलरफुल और जितने भी हमारे इंटीरियर हैं वो बहुत कलरफुल से होते हैं, तो एक मूड लिफ्टिंग के लिए ताकि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका थोड़ा मूड अपलिफ्ट हो, तो हम लोगों ने फिर डिफरेंट कलर्स के अंदर भी ये निकाल दिया। तो अब तक कितनी किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं आप लोग, और क्या मजीद ऑर्डर्स में इजाफा हो गया है? 67,000 हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं और उसमें से 42,000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सिर्फ कल में हमने 14,000 किट भेजी है। तो उमर हुसैन ये भी बताइएगा कि ये जो आप किट्स बना रहे हैं ये साइंटिफिकली अप्रूव हैं, काम करती हैं, और फिर इसमें कपड़ा वगैरह जो इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है? नॉन वोवन पीपी है और ये 55 ग्राम्स इसका GSM जोन सा होता है वो है। ये बेसिकली जो कपड़ा है ये ब्रीदेबल होना जरूरी है ताकि जब डॉक्टर्स पहने तो उनको पसीना ना आए, पसीना कम से कम आए। अगर कोई और पॉलिएस्टर या कुछ और पहनते तो वो सारा दिन अपने आप को बंद नहीं रख सकते क्योंकि कोई एयर कंडीशनड आपके हॉस्पिटल्स नहीं है। सो दिस इज नॉन वोवन पीपी जो स्पन बॉन्ड होता है जिसके अंदर जरासीम आ जा नहीं सकते, और ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। और PCSIR और की PDMA को क्योंकि हम लोग से बैक हैं, इट्स द सेम थिंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये किट्स ऑनलाइन भी मंगवाई जा सकती हैं? क्या तरीका कार है कि अगर जो लोग मंगवाना चाहते हो, डॉक्टर्स या दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं? इसका तरीकेकार ये है कि क्योंकि जब सबसे पहले हमने लॉट ली थी वो तकरीबन 61 रुपीज मीटर फैब्रिक था जो कि 128 रुपए तक चला गया, डबल हो गया। हम लोग जितना भी स्वीट टूथ MM आलम, एक हमारा रेस्टोरेंट है MM आलम रोड, वहां पे 189 की कॉस्ट प्राइस के ऊपर कोई भी डॉक्टर आके अपना PMDC कार्ड दिखाए और उसका नाम लिखेंगे, उसका ID कार्ड लेके एक डॉक्टर को एक दिन में एक किट मिल सकती है। तो वो रोजाना आके अपने हॉस्पिटल जाते हुए किसी भी टाइम के ऊपर वो यहाँ से पकड़ के लेके जा सकता है। तो ये क्लिनिकली और मेडिकली टेस्ट करवाया आपने, किस तरह से जो है ना वो आपने इसको तैयार करने के लिए पहले प्रिपरेशन की? सबसे पहले तो हमारी क्योंकि जब सबसे पहले तो मैंने अपने घर में बनाया था पहला कपड़ा, उसके लिए लेके हमारी और इंडस्ट्री दोस्त हैं उनसे सबसे पहले तो मैंने फिर दोबारा डेमो मंगवाया कि असल में जो इस टाइम सारे डॉक्टर जो चीज खरीद रहे हैं वो क्या चीज है। पहले मैंने इसको खुद स्टडी किया, फिर उसके बाद आई वेंचर्ड इनटू इट। तो ओवरऑल रिस्पांस कैसा आ रहा है उमर हुसैन साहब आपको कि ये काम करने के बाद? एक तो ये ना कि ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए ज्यादा है, सर्व करने के लिए ज्यादा आपने किया, तो रिस्पांस कैसा मिला आपको ओवरऑल? डॉक्टर्स की बेतहाशा दुआएं और इतनी अप्रिसिएशन मेरे ख्याल से कभी जिंदगी में नहीं मिली। हमेशा रहे मेरे थोड़े काम इस तरह के रहे हैं, लेकिन इस बार मतलब सेविंग समबडीज लाइफ, अगर वी आर एबल टू सेव अ सिंगल लाइफ तो दैट पेज बैक to all our efforts. तो अच्छा उमर, ये जो आप किट दे रहे हैं इसमें जो आपने कहा कि 189 इसकी कॉस्ट है, 200 तक में मिल रही है लोगों को, तो ये इसमें क्या क्या है? मास्क और ग्लव्स भी इसमें शामिल हैं या ये जो सिर्फ हम कॉस्ट्यूम देख रहे हैं PPE ये है? क्योंकि अगर एक मास्क की बात की जाए 200-300 रुपए का तो खाली एक मास्क मिल रहा है। हमारा दिल है कि हम लोग मास्क के अंदर भी घुसे और हम लोग जो उसकी भी नाजायज मुनाफाखोरी हुई है उसको भी खत्म करें, लेकिन वन थिंग एट अ टाइम। तो सबसे पहले हम लोग इसी के अंदर घुसे हैं। अभी तक हम लोग इसके अंदर अपने आप को जब तक बिल्कुल स्केल अप नहीं करते तब तक हम किसी और चीज में नहीं जाएंगे। दिस इज जस्ट द किट, जस्ट जो डोंगरी होती है, इट्स जस्ट दैट। ठीक है, तो सोच क्या थी आपके पास कि आपने कहा कि रेस्टोरेंट आप रन करते हैं तो बिल्कुल दो अलग अलग फील्ड्स हैं, तो आपने कैसे सोचा कि मैं ये भी कर सकता हूँ? मेरा 9 साल पहले टेक्सटाइल के साथ लिंक रहा है। आई हैव बीन वन ऑफ पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट एक्सपोर्टर था मैं 16 साल की उम्र में बाहर ट्रेड फेयर्स के ऊपर स्टॉल लगाता होता था यूके के अंदर। तो मुझे टेक्सटाइल तो मैंने आई वाज बॉर्न, मतलब मैं बिल्कुल बचपन से टेक्सटाइल ही देख रहा था। तो मैंने उसके बाद जब होटल इंडस्ट्री में है उसके बाद मुझे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि जब मैंने खुद किसी ने 2500 रुपए का बेचा
जब हम लोगों ने सबको पिज्जाज और लावा केक डॉक्टरों को भेजे तो उनका मुझे जब कॉल आई कि हमें इसकी जगह किट दे दें तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो बहुत बड़ी शॉर्टेज है। मैंने खुद खरीद के उनको डोनेट करने के लिए एक और बंदे को राब्ता किया कि मैंने डोनेट करना चाहता हूँ तो मुझे किट दे दो। उसने कहा कि 4,000 रुपए की है उमर भाई, आपके लिए सिर्फ 2500 रुपए की होगी। तो मैंने कहा पता नहीं कोई स्पेशल चीज होगी, कोई इस तरह की चीज होगी जिसके अंदर कोई बड़ी मेडिकल ग्रेड या पता नहीं कुछ स्पेशल चीज होगी। तो जब वो मेरे हाथ में आया इट वाज नथिंग स्पेशल, ये गंदी स्टिच गंदी किट थी। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं आपके जो इमरजेंसी की जो पर्ची बंदा बना रहा है वो भी एक्सपोज्ड है, आपकी नर्सें सारी एक्सपोज्ड हैं, वो ना ये किट अफोर्ड कर सकती हैं ना वो ये ले सकती हैं। आपके डॉक्टर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे नहीं ले सकते, गवर्नमेंट सबको प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो उमर ऐसे वक्त में जो लोग अभी भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं इन किट्स के ऊपर भी उनको क्या पैगाम देंगे? आपने खुद इतनी महंगी वो खरीदी आपने बताया जबकि इसकी रियल कॉस्ट इज टोटली डिफरेंट, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? उनको शर्म आनी चाहिए और उनको इस बात के ऊपर मतलब लोगों को भी चाहिए कि उनको शर्मिंदा करें कि उन्होंने इतनी नाजायज हरकतें की हैं और इतने नाजायज इस चीज के ऊपर हमारे डॉक्टर्स इनसिक्योर हैं सिर्फ इनकी वजह से। हमारी जितने भी जितना भी वार्ड अटेंडेंट से लेके जितना वो सब लोग हैं वो सब आज आर नॉट वेयरिंग दिस जस्ट बिकॉज क्योंकि इन लोगों ने इस तरह की प्राइस हाइक की है। तो लोग सिक्योर नहीं है, तो उनको आखिरत भूली हुई है। सही बात है। सो डॉक्टर और पैरामेडिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे वेरी क्विकली? नहीं, वो हमारे वी हैव टू सेव देम सो दैट दे आर एबल टू सेव अस। अगर हम उन्हें बचाएंगे तो वो हमें कल को बचाने वाली सिचुएशन में आएंगे। अभी कल से हमें निस्टर मेडिकल से वीडियोस आ रही हैं, अप्रोच कर रहे हैं, लिया से आ रहे हैं, डाउन सक्कर से आ रहे हैं, कोयटा से आ रही हैं कॉल्स, और वो लोग मतलब एक रे ऑफ होप उनको भी नजर आई है। लेकिन वो सब किस तरह, वो बगैर अगर उनके पास हथियार नहीं होंगे तो। सही बात है। तो हम सबको ज़रूरत है कि इस वक्त ये जो अंदोज़ी है उससे बचें, मुनाफाखोरी है उससे बचें, और खुदा के लिए अगर ये डॉक्टर्स हमारे मुतासर हुए, पैरामेडिक्स नर्सिंग स्टाफ मुतासर हुआ तो इस जंग में इस वबा का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। उमर हुसैन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू, और इसको और ज़्यादा मज़ीद एक्सपेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मदद कर सकें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान।